नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं और उस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली आरओ एआरओ एग्जाम के लिए, आरओ एआरओ बीईओ या जो अदर वनडे एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिनमें एक सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। बट ये क्वेश्चंस सिर्फ आरओ एआरओ के लिए नहीं है, ठीक है, ये आईएएस को भी कवर करेंगे। यानी हम लेवल लगभग लेके चल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल लेके चल रहे हैं, जिसमें कि आपको हायर क्वेश्चन से लेकर के लोअर क्वेश्चन तक मिल सकें और आप एक सिमिलर और जो एक पैरेलल एग्जाम्स हैं उनको आप लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है, उनको आप जो है क्रैक कर सकें, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। उस सीरीज में आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 5वां प्रैक्टिस सेट 5th, और इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 8 बिंदुओं का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 8 बिंदुओं का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 20 फरवरी 1947 को और 26 जुलाई 1946 को। ये आपके विकल्प हैं। इसमें मैं बता दूं आपको, ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को हम संकल्प प्रस्ताव भी कहते हैं। 8 बिंदुओं में संकल्प प्रस्ताव था पूरा, ठीक है, जो बाद में संविधान के निर्माण का एक आधार बना। ठीक है, कि हम इन बिंदुओं के तहत, इस संकल्प के तहत अपने संविधान का निर्माण करेंगे। यानी हमारे संविधान का एक प्रकार से उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जो है इसको प्रेजेंट किया गया था संविधान सभा के सामने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ठीक है, यानी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा था, ठीक है, उसके द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं जोड़ा गया। यानी वो चीज क्या थी? या तो पहले से थी, ठीक है, या बाद में जोड़ी गई। पहला कह रहा है शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, वास्तव में पहले से ही था कि जोड़ा गया। अगला समान न्याय था, निःशुल्क कानूनी सलाह। अगला सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। एक्चुअली इसमें आंसर होगा आपका सी। आंसर सी क्यों होगा? आंसर सी इसलिए होगा क्योंकि ये पहले से ही संविधान में था। ये पहले से ही संविधान में था। एक्चुअली जो है अनुच्छेद 44 में, किसमें? अनुच्छेद 44 में पहले से ही ये व्यवस्था की गई है सभी नागरिकों के लिए। किसकी? समान नागरिक संहिता की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सिविल कोड। ठीक है, यानी जैसे आज आप देखते हैं ना, हिंदू ला अलग है, मुस्लिम ला अलग है, तो इस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, उसमें पहले से ही चीजें मेंशन की गई थी कि सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। अब चूंकि एक जैसा कानून होना चाहिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट हैं क्या? एक्चुअली थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में डिफरेंस क्या है? मूल अधिकार वो हैं जो संविधान अपने देश के या विदेशों के सभी नागरिकों को प्रदान करता है। ठीक है, यानी मूल अधिकार वो हैं जो आपको भी प्राप्त होंगे और जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी प्राप्त होंगे, पर विदेशी नागरिकों को सारे मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, कुछ मूल अधिकार उनको भी प्राप्त होते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स ये कहते हैं एक्चुअली मूल अधिकार देना आसान है, दे दिया गया अधिकार आपको, लेकिन अधिकार दरअसल तब अधिकार हैं जब वो प्रवर्तित हो, जब वो लागू हो, जब वो आपको प्राप्त हो। तो कैसे प्राप्त होगा? तो संविधान सरकार को, सरकार यानी राज्य को, राज्य
क्या है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में आप अनुच्छेद 32 में आप जानते हैं कि राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और क्या बताया गया है इसमें, राज्य क्या है कि राज्य का ही काम है, राज्य ही सब कुछ है, सरकारें ही सब क्या है, राज्य में आती हैं, उससे सभी कर्मचारी किस में आते हैं, राज्य में आते हैं। तो राज्य का यह दायित्व है कि इस प्रकार से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में दिया गया है, जो राज्य के नीति से तत्वों में दिया गया है कि राज्य का यह दायित्व बनता है कि इस प्रकार से काम करे जिससे कि देश के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हो सके। अब अगर चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में ये भी साफ साफ क्लियर किया गया है कि इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय सरकारों पर दबाव नहीं बना सकता, नहीं आप जो करिए ही करिए, जबकि मूल अधिकार किसी भी स्थिति में सरकारों को प्रदान करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में इस पर दबाव तो बन नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि सरकार का ये दायित्व है, और सरकार का दायित्व क्या है, इसको सरकारें अपनी सुविधा अनुसार आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अन्य स्थितियां के अनुसार ही उनको धीरे धीरे लागू करती है। तो जैसे मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण है, अब 48A में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 48A में क्या दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। अब भाई पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, सरकारें कदम उठाती हैं, लेकिन सरकारें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही तो काम कर पाएंगी। जाहिर सी बात है कि उनको बहुत कुछ देखना होता है। तो ऐसे में इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सीधे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, सरकारों को समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि आप इसको करिए, सरकारें उसको अपने हिसाब से करेंगे। तो यहां पर अनुच्छेद 44 में पहले से ही व्यवस्था है कि सभी नागरिकों को जो है एक समान नागरिक संहिता मिले, इन सबके लिए एक जैसा कानून मिले। और लेकिन अभी तक फिलहाल ये एक जैसा कानून भारत में लागू हो नहीं पाया है। चर्चा बहस जरूर चल रही है कि होना चाहिए, कोई पक्ष कहता होना चाहिए, कोई पक्ष कहता नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, डिबेट का टॉपिक तो है ही है ये, ठीक है। बहरहाल इसको 42वें के माध्यम से जोड़ा नहीं गया, बल्कि यह पहले से ही संविधान में था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश, ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 226 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर जो है संविधान का अनुच्छेद 226 यह व्यवस्था करता है कि संविधान को राज्य सरकारों को, ठीक है ना, आदेश या निर्देश देने की शक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। एक्चुअली परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास होती है, राज्य सरकारों के पास होती है, लेकिन एक्चुअली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश परिवर्तित करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी प्रकार से उसको लगता है कि यह दिया गया आदेश विधि सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो ऐसे में वो पहले तो कहां जाएगी सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, ये स्टेट गवर्नमेंट पहले कहां जाएगी, ये स्टेट गवर्नमेंट पहले जाएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है आगे डिसीजन देगा इस पर क्या है क्या नहीं है। अब इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है, वो संघ सरकार के पास है। किसके पास है, संघ सरकार के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। विकल्प क्या कह रहे हैं, राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इनमें से किसी के पास कोई ये अधिकार नहीं है कि उनके दिए गए आदेश को, उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश को पलट सकें। ठीक है, ये अधिकार जो है किसके पास है, हाँ, कानून हिसाब से अगर वो राज्य सूची का विषय में आता है तो कानून वो जरूर बना सकते हैं, ठीक है ना, और उस कानून की वो व्याख्या, पुनर्व्याख्या करेगा, लेकिन उसके निर्णय को पलट नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बलवंत राय मेहता समिति ने, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात, यानी पंचायती राज कह सकते हैं इसी को आप, इसी को क्या कह सकते हैं आप,
पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती राज की बात जो है वो बलवंत राय मेहता साहब ने ही की थी और इन्हीं की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू भी किया गया था, ठीक है। और इसके बाद संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर साहब ने नहीं कही थी, संपूर्ण क्रांति की बात चंद्रशेखर साहब ने नहीं की थी, यह गलत है। तीसरा है दल विहीन लोकतंत्र। जयप्रकाश नारायण जी का जब चल रहा था उस समय आपातकाल के बाद जो है जिस प्रकार की स्थितियां बनी थी भारत में लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में, एक दल का बाहुल्य, एक दल की प्रधानता और एक दल का ही गुणगान करना कि जो हमारे यहाँ तंत्र चल रहा था उस तंत्र के खिलाफ एक नया कॉन्सेप्ट दिया था जयप्रकाश नारायण ने। लेकिन चूंकि वो कॉन्सेप्ट जो है प्रायोगिक नहीं था, कह सकते हैं कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसलिए चूंकि हमारे यहाँ दलों को मान्यता देने की एक संवैधानिक प्रावधान है जो निर्वाचन आयोग करता है, इसलिए दल विहीन लोकतंत्र ये दिया जरूर था। किसने? जयप्रकाश नारायण साहब ने दिया था, जिन्होंने आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी सरकार को गिराने में और नई सरकार जो कि जनता पार्टी की बनी थी उसको लाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। और समाजवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। दल विहीन लोकतंत्र की बात किया था, यह सही है। अनुशासन पर्व मनाने की बात आचार्य विनोबा भावे ने किए थे। आप लोग जानते होंगे आचार्य विनोबा भावे एक जो है पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति थे, पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। चिपको आंदोलन से लेकर के अन्य काफी आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया है और इनको पर्यावरण प्रेमी के तौर पर उत्कृष्ट स्थान दिया गया है। इन्होंने एक अनुशासन पर्व मनाने की बात भी कही थी, ठीक है, ये सही है। इसमें गलत क्या है? संपूर्ण क्रांति, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान में गारंटिड यानी अनिवार्य मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। भारत में संविधान में भारत के संविधान में गारंटिड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कैसे? राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, और अगला कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों द्वारा। कह रहा है संविधान में जो मूल अधिकार आपके हैं, जो दिए गए हैं, जो कि अनिवार्य रूप से सबको प्राप्त होने ही चाहिए, निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? दरअसल किसी भी माध्यम से इसमें निलंबित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ राष्ट्रीय आपात को छोड़ करके, ठीक है। अब थोड़ा इसको भी समझ लीजिएगा। अगर राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 इसके थ्रू क्या बनाया गया है, क्या दिया है? राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था की गई है, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर आपातकाल प्रवर्तित है और जो है तो आपके मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन वहां पर भी क्लॉज किया है, हम 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, 2 संविधान संशोधन के माध्यम से आपको इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एक 42वां और 44वां। लेकिन किस पर लगता है पहले ये जान लीजिए आप। अनुच्छेद 352 3 आधारों पर लगाया जाता है। एक तो युद्ध के आधार पर, दूसरा बाह्य आक्रमण के आधार पर, ठीक है, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। आप जानते हैं पहले यहां पर क्या था? आंतरिक अशांति था। मूल संविधान में क्या शब्द था? आंतरिक अशांति शब्द था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? यहां पर ये सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया, ठीक है ना। 3 आधारों पर आपातकाल लगाया जा सकता है। अब जरा देखिएगा, अब अगर आपातकाल लगा है किस आधार पर? अगर आपातकाल युद्ध के आधार पर लगाया गया है, किस पर लगाया गया है आपातकाल? अगर आपातकाल, ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है, ठीक है, तो अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19 स्थगित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा? स्थगित हो जाएगा। लेकिन अगर ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है, ध्यान समझिएगा इसको आप लोग, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 स्थगित नहीं होगा। स्थगित नहीं होगा। ये प्रावधान किया गया किसके माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया कि अगर जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है क्या आपातकाल, तो अनुच्छेद 19 स्थगित नहीं होगा। एक बात और, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी अनुच्छेद 32 किसी भी आधार पर, ठीक है, किसी भी आधार पर स्थगित नहीं होगा। अनुच्छेद 32 जो है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसी भी आधार पर स्थगित नहीं होगा। जबकि 42वें के माध्यम से यह भी परिवर्तन किया गया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्थगित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं तो किस आधार पर? केवल और केवल राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा पर। ठीक है, क्योंकि आपात 3 प्रकार से हैं। ठीक है, आपात 3 प्रकार से हैं। एक है अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है अनुच्छेद 356 यानी स्टेट इमरजेंसी, राज्यों का आपात या राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और तीसरा है अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो इस तरह से कुल 3 प्रकार के आपात हैं। कब मूल अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? जब राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 के आधार पर आपातकाल लगाया गया हो। और अनुच्छेद 352 के आधार पर आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है? युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। पहले यहां पर क्या था? आंतरिक अशांति था। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? यहां पर इसको सशस्त्र विद्रोह शब्द यहां पर जोड़ा गया, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कहते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं, ये स्थानीय स्वशासन के लिए लाया गया था। 73वें के माध्यम से ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था और 74वें के माध्यम से शहरी या कह सकते हैं नगरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में व्यवस्था की गई। 73वां और 74वां संविधान संशोधन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही 73वें के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची और 74वें के माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। और पंचायती राज व्यवस्था भारत के संदर्भ में उठाया गया 1993 का ये जो कदम, जो परिवर्तन था, ये भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में एक स्वर्णकाल के तौर पर, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में एक स्वर्णकाल के तौर पर माना जाता है। ठीक है, क्या था उसमें प्रावधान? इससे सभी राज्यों के लिए यह आदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की 3 स्तरीय प्रणाली को स्थापित करें। कह रहा है कि इनमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है कि इससे सभी राज्यों के लिए यह आदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की 3 स्तरीय प्रणाली को स्थापित करें। ये गलत है। पहला स्टेटमेंट ही क्या है? गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसमें प्रावधान था द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। ऐसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से कम होगी उनमें द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, और ऐसे राज्य जिनकी आबादी इससे अधिक होगी उनमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई थी। ठीक है, व्यवस्था की गई इस अधिनियम में। अब द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय का मतलब क्या है? जैसे ग्रामीण स्थानीय निकाय है,
तो ग्रामीण स्थायी निकाय में 3 निकाय हैं। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत, उसके ऊपर जिला पंचायत। अब इसमें जो क्षेत्र पंचायत है, बीच की जो इकाई है, ये द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में नहीं होती है, ठीक है, जबकि त्रिस्तरीय में दोनों होती है। तो ये जबकि ये क्या कह रहा है कि शासन की 3 स्तरीय प्रणाली की व्यवस्था स्थापित करें, नहीं, सबके लिए कंपल्सरी नहीं था, जबकि वो जनसंख्या को आधार बनाया गया था। आगे क्या था, सेकंड क्या कह रहा है, प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए। ये सही है, प्रतिनिधि जो है 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होंगे। तीसरा कह रहा है, सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया था पंचायती राज संस्थाओं में, वो कुल पदों के आधार पर दिया गया था, ठीक है, कुल जो जितने भी सीटें हैं उसके आधार पर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, और इस आधार पर इसमें क्या आंसर होना चाहिए, 2 और 3 वाला इसमें आंसर होना चाहिए। यानी इसमें जो विकल्प आपके सही हैं वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है, क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विधेयकों में से किसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है। यानी संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन की सहायता ली जाती है। धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक। कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बहुत आराम समझिएगा इसको आप लोग। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन क्या है, अगर किसी सरकार का दोनों सदनों में बहुमत है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो ऐसे में उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किस बात के लिए कि कभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन तब बुलाया जाता है जब सरकार को आवश्यक बहुमत, भाई लोकसभा में तो बहुमत उसको है ही है, तभी तो सरकार में है वो, लोकसभा में बहुमत ना होने का मतलब सरकार ही नहीं रहेगी। रही बात राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में भी आपको, राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं है या दोनों सदनों में इतना बहुमत नहीं है कि आपको 2/3 बहुमत चाहिए, मान लीजिए उतना बहुमत नहीं मिल पा रहा है आपको, तब भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला सकते हैं, ठीक है। रही बात, तो पहली चीज तो जानिएगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन जो बुलाया जाता है, वो जब उसमें निर्णय होता है तो दोनों सदनों को मिलाने के बाद जो कुल मत संख्या बनती है उसके बहुमत से निर्धारित किया जाता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन कॉल करने का यानी बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जब भी जो है जब भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, उस बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। इतना एक सामान्य बात मैं बता दी आपको मैंने। लेकिन ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन यानी जो है सदन की जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त अधिवेशन होता है, ये संविधान में संशोधन के लिए और कोई साधारण विधेयक है उसको पास कराने के लिए ही किया जा सकता है, धन विधेयक के लिए नहीं। क्यों? आंसर क्या सही होगा? आंसर इसमें बी सही होगा, 2 और 3। लेकिन क्यों जान लीजिएगा। एक्चुअली धन विधेयक जो है एक ऐसा विधेयक है जिसको केवल और केवल कहां पेश किया जाता है, जिसको केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है ना। और लोकसभा से ही यह क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। लोकसभा से ही क्या हो जाता है, ये पारित हो जाता है। और यानी अगर सरकार का लोकसभा में बहुमत है, मैंने कहा, तभी वो अस्तित्व में रहती है। और इस विधेयक को पास कराने के लिए राज्यसभा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में जाएगा जरूर विधेयक, लेकिन इस संदर्भ में राज्यसभा को केवल 14 दिन की विलंबित शक्ति ही प्राप्त है, बस। यानी 14 दिन तक सिर्फ अपने पास रोक सकती है, बस, ठीक है, और कुछ कर नहीं सकती है। तो इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये तभी बुलाया जाता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तभी आयोजित की जाती है जब किसी भी स्थिति में सरकार किसी विधेयक को दोनों सदनों से पारित कराने की स्थिति में नहीं है।
और धर्म विधेयक के बारे में ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो केवल लोकसभा से पारित होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? संसद के दोनों सदन, बिल्कुल सही है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगी। ठीक है, राज्यों की विधानसभा, ये भी सही है, राज्यों की विधानसभाएं बिल्कुल शामिल होती हैं इसमें। राज्यों की विधान परिषद नहीं, विधान परिषद वाला जो है ये मामला गड़बड़ है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ठीक है, ये विधान परिषद नहीं शामिल की गई है। क्यों शामिल नहीं की गई है? इसलिए शामिल नहीं की गई है क्योंकि विधान परिषद आप जानते हैं भारत में केवल कुछ 6 राज्यों में ही है बस। ठीक है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो अगर सभी राज्यों में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये या तो सभी राज्यों में व्यवस्था की जाए या जिन राज्यों में है वहां पर भी समाप्त कर दिया जाए। तो ये चीज तो ठीक नहीं है। ऐसे में विधान परिषद के जो है के लोग इसमें शामिल किए नहीं जाते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी आप जानते हैं पहले ये नहीं थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। ठीक है ना, तो ये भी शामिल होता है। ठीक है, इस आधार पर इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होगा। ऑप्शन आपका क्या सही है? सी सही है। ऑप्शन क्या सही है? सी सही है इसमें, यानी विधान परिषद शामिल इसमें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन क्या है? सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट को अगर हम डिटेल में स्टडी करें, व्यापक तौर पर उसको हम पढ़ें, तो हमें पाएंगे कि भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं। मेरे हिसाब से सही है। सेकंड कह रहा, भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निर्बंधनों यानी कह सकते हैं कि लॉजिकली प्रोहिबिटेड, ठीक है, या कह सकते हैं इसको आप कानूनी तौर पर निर्बंधित हैं, बाउंडेड हैं, ठीक है, के अधीन है। ये कह रहा है कि मूल अधिकार आपको अपरिमित नहीं प्राप्त है। मूल अधिकार जो है उनको बाउंडेड किया गया है, यानी हर मूल अधिकार के साथ साथ क्या किया गया है? कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। जैसे आपको दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता कि आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल जो चाहें वो करें, ऐसे नहीं है। आपकी स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त हो जाती है जहां पर दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होने लगता है। आप बोले कि नहीं, साइकिल हम रोड पे चल रहे हैं और साइकिल जिग जैग चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, हम पूरे रोड पर घूमेंगे, दाएं बाएं बाएं दाएं करेंगे, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट, आई हैव ए फुल फ्रीडम। ऐसा नहीं है, आप स्वतंत्र हैं साइकिल सही दिशा में नियमों के अनुकूल चलाने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे चलाएंगे साइकिल तो जो उधर से आ रहा है वो क्या करेगा? अब वो भी ऐसे चलाएगा तब क्या होगा? तो टकरार हो जाएगी। जाहिर सी बात है, नियम बनाया गया है कि आप भी अपने लेफ्ट चले, आप भी अपने लेफ्ट चले, ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा? दोनों टकराएंगे नहीं, बीच में गैप छूट जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो हर स्वतंत्रता क्या की गई है? बाउंडेड की गई है, यानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या किया गया है? सीमाएं निर्धारित की गई है कि आप जो है ये कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रह करके। तो मेरे हिसाब से ये भी सही है। फिर कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। नहीं, धर्मनिरपेक्षता अगर कोई देश, किसी देश के संविधान में अगर वो मान लीजिए धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो उसकी
धर्मनिरपेक्षता किसी संविधान की मूल विशेषता नहीं हो सकती है, क्योंकि हर देश की अपनी परिस्थिति है। हर देश का निर्माण अपनी आवश्यकताओं, अनिवार्यताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जो कानून बनेंगे वो कानून भी या जो संविधान बनेगा वो भी उसी आधार पर बनाया जाएगा। और अगर कोई देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, मान लीजिए कोई देश है, उसका संविधान है, वो कहता है कि हमारा इस्लामिक राष्ट्र है, नो प्रॉब्लम, आप इस्लामिक राष्ट्र है भाई, जब तक उससे हमको प्रॉब्लम नहीं हो या उनके लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं है, गलत या जो है वो ठीक नहीं है या वो ठीक है। एक्चुअली धर्मनिरपेक्षता एक अच्छी अवधारणा है, लेकिन ये उस देश के ऊपर निर्भर करता है कि वो निर्धारित करें। जैसे हमारे ही संविधान में अगर 42वें के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, तो इस जाहिर सी बात है मूल संविधान में तो ये शब्द नहीं था। तो मूल संविधान में शब्द नहीं था, इसका मतलब क्या मूल संविधान गलत था? नहीं, मूल संविधान अपने स्थान पर सही था। हमने जोड़ दिया तो उसमें भी कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि जोड़ देने से क्या हो गया, जैसे जोड़ा जाना तब गलत होता है जब वो नकारात्मक इस सेंस में हो। जैसे कोई भी चीज जब ऐड की जाती हो और उसका सेंस पॉजिटिव हो, डिपेंड करता है कोई चीज की आप किस अप्रोच में उसको ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर उसको ऐड किस लिए किया गया कि एक समाजवादी सरकार बनाए, एक धर्मनिरपेक्ष हमारा देश रहे, तो वो इन्हीं सभी धर्मों को आदर सम्मान दें, ये राष्ट्र का दायित्व बन जाता है। तो ये एक अच्छी बात है ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इसमें गलत होगा। उस हिसाब से आंसर क्या होगा इसमें, फर्स्ट और सेकंड, यानी आंसर सही होगा इसमें सी, ठीक है। इसमें क्या सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सरकारी शिक्षा संस्थानों में, यानी सरकारी वित्त प्राप्त शिक्षण संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, सही है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध कर सकता है, ठीक है, ये भी सही है भाई। अगर जो प्राइवेट हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उनको भी सरकार सहायता दे रही है, अगर सहायता दे रही है तो उनके बारे में विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी राज्य सरकार को है। यानी संस्थान प्राइवेट हैं लेकिन सरकार के द्वारा वो सहायता प्राप्त है, तो जाहिर सी बात है सहायता मिल रही है तो काम भी तो करना पड़ेगा ना आपको हमारे हिसाब से। तीसरा कह रहा है राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करने वाले, राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करने वाले निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करने वाले, अगर राज्य से सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, अगर राज्य से सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं संस्थान, तो उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। हाँ, बना सकता है, ठीक है। जैसे आप देखिए, सरकार ने आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार ने उसको अब जो है बाद में प्रवर्तित कराया कि सभी शिक्षण संस्थानों को, जो भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं, उनको ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसके तहत अपने यहाँ इतने % सीटों पर दाखिला लेना पड़ेगा। यानी जितनी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, जो भी स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल, उनको अपने यहाँ ईडब्ल्यूएस कोटे से इतने % एडमिशन लेना पड़ेगा, अनिवार्य है। और वो एडमिशन दिखाना पड़ता है उनको, सरकार चेक करती है। यानी बड़े से बड़े स्कूल को भी गरीब बच्चों को अपने यहाँ इतने % तक दाखिला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये नियम बनाया गया, कैसे बनाया गया है, सरकार उनके लिए कानून बना सकती है। चौथा कह रहा है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 30 में वर्णित है। बिल्कुल, अनुच्छेद 30 के अनुसार जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से क्या कर सकता है, राज्य एक विशेष उपबंध कर सकता है। क्या उपबंध कर सकता है, जैसे व्यवस्था की गई कि अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं
तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसके बावजूद भी आपको जो है 100% आप माइनॉरिटी का ही एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यानी आपको कुछ आप अपने लिए सीटों को रिजर्व कर लीजिए, लेकिन कुछ सीटें आपको सबके लिए छोड़नी पड़ेगी। तो व्यवस्था है, सरकार के पास अधिकार होता है, ठीक है, और वो आदेश निर्देश दे सकती है। जाहिर सी बात में क्या होगा, इसके हिसाब से चारों आंसर, इसमें चारों विकल्प सही होंगे, 1, 2, 3 और 4 इसमें सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। देखिए, संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अब उसी को मैंने बताया था आपको इसे किसी वीडियो में कि 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद के स्थान पर मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया अनुच्छेद 352 में स्पेशली। तो अब मंत्रिपरिषद का ही शॉर्ट फॉर्म क्या है, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, ये आपको पहले बता भी चुके हैं कि कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर बनने वाला जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। तो लेकिन जो जिसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल हों उसे क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। लेकिन केवल जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हों उसे हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कहेंगे कैबिनेट और मंत्रिपरिषद को इंग्लिश में कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल हैं और इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, सलाह लेना आवश्यक नहीं है। मैंने बताया कि संवैधानिक प्रावधान कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद बनी हुई है, प्रधानमंत्री उसका प्रधान होता है, उसकी सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। इस संवैधानिक बाध्यता है, संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्तियां भी प्राप्त हैं, यानी कुछ ऐसी शक्तियां भी प्राप्त हैं जिनमें वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कार्य कर सकता है। क्या राजदूतों की नियुक्ति? नहीं, राजदूतों की नियुक्ति जो है वो इस पर होती है मंत्रिपरिषद की सलाह, यानी संघ सरकार की सलाह पर ही होती है। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों, अच्छा विधेयकों पर स्वीकृति देना। देखिए, विधेयकों पर स्वीकृति देगा या नहीं देगा। जैसे मान लीजिए व्यवस्था क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक जब पारित होता है तो पारित होने के बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो कानून बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा और कब तक करेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर वो चाहे तो अपने पास रख भी ले, उससे आप पूछ नहीं सकते कि आपने रख के लिया भाई, साइन कब करेंगे, वापस करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हां, अगर वो वापस कर दे, जल्दी जल्दी वापस कर दे, तब आप उसमें चाहे परिवर्तन करके चाहे उसी प्रकार से उसको वापस भेज दें तो वो साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर वो नहीं भेजे, चाहे तो नहीं भेजे, ठीक है, तो वो स्वीकृति देगा या नहीं देगा ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है कि, ठीक है ना, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, तो इस पर सलाह लेना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो राजदूतों की नियुक्ति में सलाह लेता है, विधेयकों पर स्वीकृति देने में सलाह नहीं लेता है। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, आप जानते हैं व्यवस्था है कि राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। जिस मामले में वो समझता है कि यहां पर कोई न कोई नेशनल इश्यूज है, ये राष्ट्रीय संदर्भ का कोई विषय है या कुछ अन्य मामले, तो वहां पर वो ऐसे विधेयकों को, वहां पर व्यवस्था क्या है कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल के पास आते हैं तो राज्यपाल का दायित्व तो बनता है उस पर हस्ताक्षर कर दे वो। लेकिन ये भी व्यवस्था है कि अगर राज्यपाल को कुछ समस्या लगती है तो ऐसे कुछ विधेयकों को क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु संघ सरकार के पास भेज सकता है।
अब ऐसे में उस विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देगा या नहीं देगा, ये भी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि संघ सरकार के परामर्श पर निर्भर करता है। संघ सरकार जो कहेगी उसी आधार पर वो कार्य करेगा, संघ सरकार के परामर्श के आधार पर ही वो कार्य करेगा, ठीक है। अगर संघ सरकार कहती है कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए तो हस्ताक्षर कर देगा, अगर वो कहती है कि इस पर हस्ताक्षर ना करिए तो हस्ताक्षर नहीं करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है उस पर वो सलाह पर काम करता है। दूसरा, लोकसभा को भंग करना। देखिए, जब अगर सरकार बहुमत में है, चुनाव एकदम निकट आ गए हैं या वो सरकार अल्पमत में आ गई है, ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जाए, अगर ऐसी स्थिति में थोड़ा छोड़ दिया जाए तो जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग करके नया चुनाव कराने की जो व्यवस्था है, नए चुनाव कराने की जो घोषणा है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर ही काम करता है। लेकिन हाँ, अगर सरकार अल्पमत में आ गई है, वो खुद ही गिर जाएगी। सरकार इस स्थिति में है कि अल्पमत में भी आ गई और चुनाव कराने की का समय आ गया है, तो भी वो माने या ना माने, लेकिन फिलहाल लोकसभा भंग करने का परामर्श भी वो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करता है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये भी। तो कुल मिलाकर के आंसर क्या सही होगा इसमें आंसर जो सही होगा आपका, ठीक है, विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के मामले में, विधेयकों पर स्वीकृति देने के मामले में वो उसकी सलाह लेना आवश्यक नहीं समझता है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है। कह रहा पहला, यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 32 जो है यह प्रावधान करता है कि यह राज्य का कर्तव्य बनता है, राज्य का दायित्व बनता है कि वो मूल अधिकारों का प्रवर्तन करवाए। क्योंकि मैंने अभी कहा ना आपसे कि केवल मूल अधिकार दे देना पर्याप्त नहीं है, मूल अधिकारों का प्रवर्तन भी होना चाहिए। अनुच्छेद 32 इसी की व्यवस्था करता है, ठीक है। और इसीलिए अनुच्छेद 32 यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा, इसीलिए अनुच्छेद 32 को, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि यह संविधान का हृदय है या संविधान की आत्मा है। संविधान का हृदय है या संविधान की आत्मा है, ऐसा इसलिए कहा गया। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा गया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कि यह संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा है। क्योंकि देना, मैंने कहा, पर्याप्त नहीं है, वो आपको प्राप्त होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये सही है, क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। दूसरा कह रहा है यह मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। बिल्कुल, अनुच्छेद 32 से 35 क्या है भाई, अनुच्छेद 32 क्या है, मूल अधिकार का एक हिस्सा है कि नहीं। यह आपका 6वां मूल अधिकार है। सी कह रहा है अनुच्छेद 32 के तहत देरी के आधार पर उच्चतम न्यायालय किसी रिट याचिका को अस्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है। नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर 32 के तहत कोई आपने देरी कर दी है न्यायालय जाने में तो न्यायालय उसको अस्वीकार कर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसको देर में भी अगर उसके पास कोई याचिका आई है तो उसको स्वीकार करना उसका दायित्व बनता है। अनुच्छेद डी कह रहा है अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी होती है जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी होती है जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है। ये डी विकल्प आपका गलत है। इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा, इस आधार पर आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी। डी सेंटेंस यहां पर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? आप जानते हैं 4 प्रकार की, यहां पर 5 प्रकार की कुल रिट होती हैं, ठीक है, जो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबेस कॉर्पस। क्या मतलब है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश, कौन सा एक आदेश, ये क्या है, सब आदेश है भाई, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाया। अगर किसी को आपने इलीगल क्या किया है, अरेस्ट कर लिया है, बंदी बनाए जाने के पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। क्या कहा गया इसमें? इसमें यह कहा गया है कि अगर व्यवस्था क्या की गई है कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, पुलिस या अन्य संस्थाएं जिनको अरेस्ट करने का अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती हैं तो ये उनका दायित्व बनता है, संवैधानिक दायित्व, बाध्यता है ये कि उस बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में उपस्थित करें। हाँ, कुछ विशेष एक्ट, जैसे पहले आपका स्टार्टिंग में टाडा था, बाद में पोटा आया, ठीक है, तो इन सब में प्रावधान था कि 24 घंटे में पेश किया करना जरूरी नहीं है, ठीक है, अदरवाइज आपको जो है 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने उपस्थित करना होगा, और जिससे कि न्यायालय यह विचार कर सके कि आपको जो बंदी बनाया गया है वो सही परिप्रेक्ष्य में बंदी बनाया गया है, सही कारणों से बंदी बनाया गया है, या गलत तरीके से आपको बंदी बनाया गया है। अब न्यायालय इस पर विचार कर सकता है। इस पर 3 विचार करेगा। क्या करेगा कि भाई आपको या तो क्या किया जाए, बरी या जमानत, ठीक है, आपको जमानत दे दी जाए, ठीक है। दूसरा आपको जेल भेज दिया जाए। जेल में भी 2 प्रकार से हो सकता है, एक होता है आपको पुलिस हिरासत, ठीक है, यानी पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाए, और दूसरा होता है न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाए। इसमें पुलिस थाने में लाती है, आपकी पिटाई करके आपसे पूछताछ करती है। इसमें जेल में चले जाते हैं आप, जेल में पुलिस पूछताछ करती है लेकिन आपकी पिटाई नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के या तो आपको जमानत दे दी जाए, आपको बरी कर दिया जाए, ये हो सकता है, या फिर आपको जेल भेज दिया जाए। तो ये व्यवस्था बनाई गई है किसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ये आदेश जो है वो सर्वोच्च न्यायालय सुनिश्चित करवाता है। किसमें है, ये याचिका किसमें है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में है। और ये तीनों अभी आगे आएगा, इसको हम आगे जो रीड पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आप जानते हैं मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, संविधान में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A 51A क्या किया गया, जोड़ा गया, और इसमें मूल कर्तव्यों की बात की गई, मूल कर्तव्यों की बात की गई। शुरुआत में यहां पर भी क्या था, प्रारंभ में आपके कुल 10 मूल कर्तव्य थे। क्या थे, केवल 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में इसमें एक और जोड़ दिया गया, तो अब कुल क्या हो गए हैं, 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं, 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं, ठीक है। अब उनमें क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना है, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, बाद में यही जोड़ा गया था, ठीक है ना, ये भी है, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये नहीं है। आंसर क्या होगा इसमें, डी होगा। ये क्या है, एक्चुअली ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, जिसमें भारत का संविधान राज्य को यानी सरकारों को यह निर्देशित करता है कि वो ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की स्थापना पर जोर दें, जिससे कि स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन किया जा सके। क्योंकि आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व सरकार को इस प्रकार से निर्देश देता है कि रोजगार का सृजन करना भी सरकारों का दायित्व है, ठीक है। तो आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यहां इस नहीं पर बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहा है मतदाता सूचियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व तो भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। पहला विकल्प क्या कह रहा है? मतदाता सूचियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व तो भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। दूसरा क्या कह रहा है? बात सही है, मतदाता सूची तैयार करने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? भारत के निर्वाचन आयोग के पास होता है। दूसरा क्या कह रहा है? आदर्श आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा होने के साथ ही अस्तित्व में आ जाती है। बिल्कुल, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वो चुनाव की तिथि, मतगणना क्या क्या है, सब कुछ की घोषणा करता है। जब वो घोषणा कर देता है उसी दिन से आप ये समझिएगा कि जो है क्या हो जाता है, उसी दिन से एक आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता का मतलब यहां पर यह हो जाता है कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, एक सामान्य आचरण अब सभी पार्टियों को निभाना होगा कि वो क्या बात कर सकती हैं, क्या बात नहीं कर सकती हैं। यानी क्या घोषणा, जैसे सरकार है, चुनाव की तिथि जो है घोषित हो गई, अब पता चला कि क्या कर रही है सरकार, तरह तरह के प्रोत्साहन दे रही है, तरह तरह की योजनाएं घोषित कर रही है। अब अगर तरह तरह की योजनाएं घोषित करे, तरह तरह की इस तरह से लुभावने वादे करे, तो ये गलत है। आप इससे पहले क्या कर रहे थे? तो उसमें तत्काल लालच देना एक तरह से, या तत्काल किसी योजना की घोषणा करना, ये गलत है। तो इसलिए आचार संहिता की बात यहां पर होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों, क्या कह रहा है? निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से संबंधित कानून भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से संबंधित कानून भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण जो होता है, ये चुनाव आयोग नहीं करता है। उस समय जो है चुनाव आयोग नहीं करता है। दरअसल चुनाव से पहले एक परिसीमन होता है। क्या होता है? परिसीमन होता है, और ये परिसीमन लगभग हर 10 वर्ष बाद होता है, ठीक है। हर 10 वर्ष बाद होता है। इसका काम क्या है? एक्चुअली हमारे यहां सीटें तो फिक्स होती हैं, जैसे 5 साल पे चुनाव हो रहा है तो सीटें तो फिक्स है, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, और जनसंख्या जो बढ़ती है उसका जो घनत्व होता है, उसका जो विस्तार भी होता है, वो अलग अलग क्षेत्रों में होता है। तो ऐसे में क्या होता है, पूरी जनसंख्या को एक न्यूनतम सीट में समाहित करना होता है। अब मान लीजिए कि एक सीट है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 लोग हैं, आपके पास 10 सीट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10-10 के अनुपात में लोगों को 10 सीटों में समाहित करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में कहीं पर क्षेत्र बड़ा हो जाएगा और कहीं पर क्षेत्र कम हो जाएगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर आबादी होती है तो एरिया तो बड़ा हो जाता है, लेकिन आबादी कम रह जाती है, तो जाहिर सी बात है बड़ा एरिया उस निर्वाचन क्षेत्र में आएगा। लेकिन वहीं शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, कम एरिया में ही, कम क्षेत्र में ही अधिक आबादी आ जाती है। तो जनसंख्या, चूंकि वहां जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या को समायोजित करने में क्षेत्र विस्तार नहीं बल्कि जनसंख्या घनत्व को आधार बनाया जाता है। तो लेकिन ये काम एक जो परिसीमन आयोग होता है वो परिसीमन आयोग करता है, निर्वाचन आयोग उस चुनाव की परिस्थिति में नहीं करता है। तो फिलहाल जो है क्या है, ये सही नहीं है। अगला कह रहा, केवल चुनाव याचिका के माध्यम को छोड़कर किसी निर्वाचन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा, ठीक है ना। एक्चुअली चुनाव के समय जो चुनाव की याचिकाएं हो सकती हैं कोई भी, उनको आप दे दीजिए। उसके बाद और कोई प्रश्न अगर आप उठाना चाहते हैं तो फिलहाल आप और कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। केवल चुनाव याचिका के माध्यम को छोड़कर किसी निर्वाचन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा। बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये क्या है, सही है। तो इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो क्या गलत है इसमें, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, ये गलत है, बाकी सब क्या है, सही है, ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संसद सदस्य संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग भारत के संविधान संरक्षित एक संसदीय विशेषाधिकार के रूप में करता है। एक संसद सदस्य संसद में अभिव्यक्ति की, यानी संसद में जो बोलता है वो संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग भारत के संविधान संरक्षित एक संसदीय विशेषाधिकार के रूप में करता है। बिल्कुल, संसद में जो संसद का सदस्य बोलता है उसमें व्यवस्था की गई कि संसद में उसके द्वारा कहे गए किसी भी शब्द के लिए उसको न्यायालय में उत्तरदायी या दोषी ठहराया नहीं जा सकता है, ना ही उसके द्वारा कहे गए किसी स्टेटमेंट के लिए उस पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो क्या उसको कुछ भी बोले सुनता है? नहीं, स्वयं सदन उसके ऊपर कार्रवाई करता है। पहली चीज तो जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो अध्यक्ष होता है या राज्यसभा में राज्यसभा सभापति होता है, उसको अधिकार होता है कि उसके द्वारा कहे गए किसी भी अमर्यादित सेंटेंस को सदन की कार्यवाही से बाहर निकलवा दे, तो बाहर निकालने का आदेश दे देता है तुरंत ही वो। दूसरा, आंतरिक नियंत्रण की प्रथा है। अगर उसने कोई अमर्यादित काम किया है तो उसको पूरे सत्र के लिए भी निलंबित किया जा सकता है। उस संसद सदस्य को, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उस एमपी को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है। 2-4 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है या उस दिन की कार्यवाही से उसको निलंबित किया जा सकता है। तो ये एक आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था है। ठीक है, ये सही है। सेकंड कह रहा है संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित की है। बिल्कुल, संसद के पास ये अधिकार है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें दोनों विकल्प सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक भारत के संविधान में ही संहिताबद्ध है? संहिताबद्ध का मतलब यहां पर होता है कि संविधान में ही उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अन्य मंत्री, पहला विकल्प कहता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। दूसरा कह रहा है मंत्रियों के बीच कार्य बांटने की शक्ति। तीसरा कह रहा है मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाने की शक्ति। चौथा कह रहा है किसी मंत्री को एक विभाग से दूसरे में स्थानांतरित करने की शक्ति। एक्चुअली इसमें ये तीनों विकल्प सही हैं। पहले इन तीनों को समझ लीजिए। मंत्रियों के बीच कौन सा मंत्रालय होगा, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, या किस मंत्री को कौन सा मंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा, या राज्य मंत्री होगा, या कोई मंत्री होगा, उसको ये प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने, बिल्कुल, मंत्रिमंडल की बैठक कब होगी, कब नहीं होगी, क्या उसका एजेंडा होगा, ये सब तय करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। तो जाहिर बात बी भी सही है, सी भी सही है। डी कह रहा है किसी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर सकते। बिल्कुल, आज आपके पास रेल मंत्रालय है किसी मंत्री के पास, कल उसके पास गृह मंत्रालय हो सकता है। कल उसके पास गृह मंत्रालय है, परसों उसके पास क्या हो सकता है? कृषि मंत्रालय हो सकता है। और इसके लिए दोबारा शपथ ग्रहण या अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि किसी मंत्री से उस विभाग का कार्यभार ले भी सकता है और किसी मंत्री को अन्य विभाग का कार्यभार दे भी सकता है। ठीक है ना, तो यानी मंत्रियों में के बीच में विभागों का बंटवारा करने का अधिकार भी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। देखिए सही ये सब है, और ये सब जो है प्रधानमंत्री के कार्य हैं। ये सब क्या है? प्रधानमंत्री के ही कार्य हैं। लेकिन इन सब कार्यों के बारे में अलग अलग से संविधान में कहीं कुछ नहीं कहा गया है, जबकि संविधान में प्रावधान यह किया गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति सदन के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएगा और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और संपूर्ण मंत्रिपरिषद उसी के दिशा निर्देशन में कार्य करेगी। इतनी बात कही गई है बस। वास्तव में संविधान में जो बात कही गई है वो मुख्य रूप से यही बात कही गई, बाकी ये सब बातें तो इसी के अंडर में आ जाती हैं। ठीक है ना, तो अगर ये पूछा जा रहा है कि संविधान में ही संहिताबद्ध है,
अगर ये पूछा जा रहा है कि संविधान में ही संहिताबद्ध है, तो क्या संहिताबद्ध है? संविधान में संहिताबद्ध है, भारत के संविधान में संहिताबद्ध है। क्या संहिताबद्ध है? केवल पहली, बाकी चीजें इसी के अंडर में ही आ जाती हैं सब। ठीक, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संघ कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? भारत में संघ कार्यपालिका, ठीक है, संघीय कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं हो सकती। नहीं, ये गलत है। क्या कह रहा है? सही है, सही पूछ रहा है, तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये गलत है। ठीक है, 20% नहीं बल्कि ये है 15%। क्या किया गया है? 15, यानी जितनी भी कुल सदस्य संख्या है उन कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बी कह रहा विभिन्न मंत्रियों की श्रेणी का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वास्तव में प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति ही उनकी रैंक बनाता है कि कौन कैबिनेट मंत्री होंगे, कौन फला होंगे, कौन क्या होंगे। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सही है, यह भी गलत है। विभिन्न मंत्रियों की श्रेणी का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। एक्चुअली यहां थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा सा हमसे यहां पर समझने में भूल हो रही है। क्या प्रधानमंत्री ही पूरा बना के देता है कि भाई ये कैबिनेट मंत्री होंगे, ये कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, ये राज्य मंत्री होंगे, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे। इनका निर्धारण कौन करता है? इनका निर्धारण राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री करता है। यहां पर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? गलत है। सी सही है एकदम। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, डी कह रहा है संसद के किसी एक सदन के सदस्य को ही मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। अगर कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। यह अलग बात है कि प्रावधान है कि 6 माह के अंदर उसको दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से इसमें ए विकल्प, बी विकल्प और डी विकल्प गलत हैं। सही कौन है? सी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक यानी मनी बिल, और इसके बारे में अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहां पर हम बता चुके हैं आपको कि धन विधेयक वो विधेयक है जिसमें केवल मुद्रा संबंधी बात होती है, धन संबंधी बात होती है। ठीक है, और इसको केवल क्या किया जाता है? लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और लोकसभा से ही ये पारित हो जाए तो इसको पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा को सिर्फ इसमें 14 दिन की विलंबित शक्ति ही प्राप्त है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? ये कह रहा किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें अर्थदंडों अथवा शक्तियों को के अधिरोपण का उपबंध हो। अर्थदंडों यानी कोई आपका उसके ऊपर क्या लगाया गया हो, कोई अर्थदंड लगाया गया हो तो नहीं, ये सही नहीं है, इसको सही माना नहीं जाएगा। ठीक है, दंड उस पर उसके माध्यम से नहीं लगाया जाता है। अगला कह धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जाएगा ना, अभी बताया कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है। अगला क्या कह रहा है? राज्यसभा धन विधेयक को नामंजूर कर सकती है। नामंजूर कर दे तो भी कोई मतलब उसका नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा चाहे तो धन विधेयक को नामंजूर कर सकती है। ठीक है, लेकिन फिर क्या कह रहा है? यदि इसके बारे में कोई विवाद खड़ा हो तो लोकसभा अध्यक्ष ही अंततः निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। एक्चुअली धन विधेयक को राज्यसभा नामंजूर कर सकती है, लेकिन यहां पर एक चीज आपको जानना होगा कि उसके नामंजूर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको नामंजूर का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि नामंजूर मतलब क्या होता है? वहां विधेयक पेश हो, वो पारित करे या ना करे,
नहीं पारित कर रही है तो आप उसको नामंजूर समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में नामंजूर वो है नहीं, क्योंकि 14 दिन के अंदर अगर वो नहीं भी वापस करती है, पास करके वापस नहीं भेजती है लोकसभा को, तो भी उसको पारित ही मान लिया जाता है। वो सिर्फ 14 दिन तक अपने पास विधेयकों को रोक सकती है बस, केवल। तो जाहिर सी बात है इस शक्ति को, इसको भी, इस स्टेटमेंट को भी हम सही मान नहीं सकते हैं पूरी तरह से। सही क्या होगा इसमें फिर? डी। अगर कोई, मैंने आपको पहले बताया अभी कुछ देर पहले कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, उसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही उस पर अंतिम निर्णय लेता है। तो क्या इसमें सही है? इसमें आंसर डी सही है। क्या सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? वो होगा अनुच्छेद 201 डी। अनुच्छेद 201 डी। ठीक है। अनुच्छेद 201 डी में यह व्यवस्था की गई है कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि किसी भी कोई ऐसा विधेयक राज्य सरकार ने पास किया है जिस विधेयक का जो कंटेंट है, जो उसमें संदर्भ है, वो राष्ट्रीय हित का है, तो ऐसे में राष्ट्रीय हित को संदर्भित करते हुए या केंद्र और राज्य के संबंधों में टकराहट से संबंधित विषय है, तो ऐसे में या कोई अन्य विषय है, तो वो ऐसे मामले को पर राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति को विधेयक भेज देता है, ये संदर्भित करते हुए कि आपकी राय के अनुसार किया जाएगा। अब राष्ट्रपति की उस पर राय क्या होगी, उसी आधार पर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ ये सिद्धांतता है, व्यवहारता यह है कि राष्ट्रपति की राय का संदर्भ होता है संघ सरकार की राय, केंद्र सरकार की राय। जो कि सरकार की राय होगी उसी के परामर्श पर वो कार्य करेगा। ठीक है। यह अनुच्छेद 201 डी में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 201 डी में यह प्रावधान किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सी हो जाएगा। ये आप लोग, इसकी आंसर शीट है पूरी, इसमें आप मिला सकते हैं पूरा अपने आंसर शीट से। ठीक है। कोशिश की है हमने अच्छे क्वेश्चंस देने की, आगे हमारी फिर से श्रृंखला जारी रहेगी। ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम देते रहेंगे। ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।